नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमने भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर दिया था, जिसका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बल एवं बल के प्रकार, और उसी का एक भाग लगता है आपके गति। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने जा रहे हैं गति क्या है, गति के प्रमुख नियम। यहाँ से देखिए एक थ्योरेटिकल टाइप का प्रश्न बन के आता है, और वही प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा गति यानी रोटेशन। गति क्या होती है देखिएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गति होती क्या है। कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ये स्थान ए है और ये आपका स्थान है बी है, यानी कि इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या कर जाती है, गति। यानी इस वस्तु का यहाँ से यहाँ तक जो परिवर्तन हो रहा है वस्तु के स्थान में या वस्तु की जो स्थिति है, यानी कि ये जो वस्तु का क्या है, या तो हम इसको कह सकते हैं वस्तु का स्थान है या उसकी क्या है, स्थिति है। उस स्थान और स्थिति में जब कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं गति। देखिए वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या होना चाहिए, देखिए वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है उस स्थिति में समय के साथ यदि परिवर्तन हो रहा है, यानी इस वस्तु को इस स्थान से इस स्थान तक आने के लिए कोई ना कोई निश्चित समय जरूरी है। वो कितना समय लेती है, 5 मिनट का लेती है, 2 मिनट लगते हैं, 2 घंटे, 2 दिन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जब परिवर्तन हो रहा है वस्तु की स्थिति में, किसके सापेक्ष, समय के साथ। यानी ये वस्तु की स्थिति यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गया और समय निश्चित रहा, उस समय वस्तु में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ये आपकी कहलाती है गति। देखिए गति है वो एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि देखिए गति का निश्चित क्या होता है, परिमाण होता है। गति का निश्चित क्या होता है, परिमाण होता है, लेकिन इसकी क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती है। इस चीज को ध्यान रखना। यानी कि कोई वस्तु है वो किसी भी दिशा में गति कर सकती है। मान लीजिए एक वस्तु है, ये इस दिशा में भी जा सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है, इस दिशा में जा सकती है। यानी कि गति की दिशा का कोई निर्धारण नहीं होता है, वो किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सकती है। इससे सीधा सा तात्पर्य हुआ कि जो आपकी गति है वो किस दिशा में जा रही है, यानी उसकी दिशा का कोई निर्धारण नहीं होता, यानी उसका निश्चित हमें परिमाण प्राप्त होता है कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित हुई, इतने समय में इतने मीटर चली, इतना उसका समय लगा, यानी कि उसका परिमाण है वो तो होता है, लेकिन क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती। यानी दिशा पर निर्भर नहीं करती है। गति है वो आपकी किस पर निर्भर नहीं करती, दिशा पर। देखिए परिवर्तन, जब हम बात करते हैं परिवर्तन की तो ध्यान रखना, जो आपका परिवर्तन होता है वो परिवर्तन 2 टाइप का होता है। एक तो गतिक अवस्था में आपका परिवर्तन होता है, दूसरा आपका विराम अवस्था में परिवर्तन होता है। देखिए विराम अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन वास्तविकता में हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तविकता में होता क्या है, विराम अवस्था में भी परिवर्तन होता है। देखिए समय के साथ इसमें तो परिवर्तन होता है, समय के साथ इसमें क्या है, यदि गतिक अवस्था है परिवर्तन की तो समय के साथ परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें समय के साथ ये अपरिवर्तित रहती है। विराम अवस्था के अंदर कोई वस्तु है, यानी गति में परिवर्तन हो रहा है, तो वो समय के साथ आपकी क्या रहती है, अपरिवर्तित, यानी वो परिवर्तित नहीं होती, चेंज नहीं होती। लेकिन गतिक अवस्था में वस्तु है वो समय के साथ क्या हो जाती है, बदल जाती है, उसकी स्थिति में समय के साथ क्या आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, गति, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलते हैं। कोई भी वस्तु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है तो उसकी स्थिति है, उस स्थिति में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, और यही बदलाव आपका क्या कहलाता है, गति कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, जब हम बात करते हैं गतिक अवस्था की, यानी कि गतिक अवस्था के अंदर क्या है, समय के साथ परिवर्तन होता है। जो आपकी गतिक अवस्था है उस गतिक अवस्था में होता क्या है, वस्तु जो है उस वस्तु में क्या हो रहा है, जो आपकी वस्तु है उस वस्तु में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन। समय के साथ उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहते हैं कि वो वस्तु में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, उसकी गतिक अवस्था में, यानी गति करती हुई वस्तु के अंदर यदि परिवर्तन हो रहा है, तब देखिए इसके उदाहरण देखिए
जल में तैरती हुई मछली। अब ये मान लीजिए वाटर है, इस वाटर के अंदर है जो आपकी मछली है ये तैरती है और गति करती है, तो हमें पता चलता है कि उसकी प्रत्येक गति के दौरान उसमें क्या आता है, अवस्था में परिवर्तन होता है वस्तु और समय के साथ परिवर्तन। यानी मछली इस स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसकी अवस्था में समय के साथ आपको परिवर्तन दिखाई देगा। उसी प्रकार से सड़क पर दौड़ते जो वाहन होते हैं उनमें भी कौन सी अवस्था होती है, गतिक अवस्था में उनमें परिवर्तन होता है, वो गति करते हुए दिखाई देते हैं। गतिक अवस्था का मतलब सीधा सा है गति दिखाई दे, गति दिखाई दे। यदि गति होती हुई दिखाई देती है तब तो हम कहते हैं कि वास्तविकता में कौन सी अवस्था है, गतिक अवस्था। लेकिन यहां विराम अवस्था में क्या होती है, गति दिखाई नहीं देती। वास्तविकता में गति होती है, दिखाई नहीं देती का मतलब ये हुआ गति यहां क्या होती है, प्रतीत। गति केवल क्या होती है, प्रतीत होती है कि हाँ वास्तविकता में गति हो रही है लेकिन गति होती नहीं है। यानी कि विराम का मतलब है कि कोई वस्तु का, जैसे आपके सामने उदाहरण है कि जमीन पर लगे पेड़ पौधे, अब ये पेड़ पौधे हैं इनके अंदर वास्तव में ये पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते, लेकिन जब भी हम किसी गाड़ी से बैठकर हम यात्रा करते हैं, मान लीजिए ये सड़क है और उस सड़क के किनारे ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और जब हम अपनी व्हीकल से इस गाड़ी से जा रहे होते हैं तो आप जब भी इसके बाहर की साइड का दृश्य जब आप देखोगे, जब भी हम बाहर की साइड का दृश्य देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि जब हम अंदर बैठे होते हैं तो हमें खुद को गति महसूस नहीं होती, लेकिन बाहर जब जाकर देखते हैं खिड़की से, जब आप खिड़की से बाहर की ओर देखते हो तो बाहर की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे उस सड़क पे खड़ा कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो आपको गति करता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है कि वास्तव में वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन वहां गति नहीं होती। जमीन पर लगे पेड़ पौधे, मेज पे रखी पुस्तक, अब देखिए वास्तव में मेज पे जो पुस्तक रखी हुई वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ी जा रही है, वो रखी हुई पुस्तक है, अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुजर रहे हैं तो वास्तव में ऐसा आभास हो सकता है कि पुस्तक है वो क्या कर रही है, गति कर रही है। इसी प्रकार से देखिए इसका सबसे बेस्ट उदाहरण मैंने विशेष तौर से क्यों लिखा है कि चलती गाड़ी या ट्रेन में वाहन में बैठे यात्रियों को बाहर की वस्तुएं चलती हुई क्या होती है, प्रतीत होना क्या कहलाता है, आपका विराम अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। हमें आभास होता है कि वास्तव में वस्तुएं चल रही है, उतनी ही स्पीड से, जितनी स्पीड से हमारी गाड़ी चलती है उतनी स्पीड से हमें ऐसा महसूस होता है कि वस्तुएं पीछे की ओर गति की क्या कर रही है, गतियां कर रही है। तो गति की अवस्था और विराम अवस्था में ये थोड़ा सा इस तरह का प्रश्न है, वो ज्यादा अच्छा प्रश्न बन के आ सकता है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं गति के प्रकार। देखिए जब हम गति के प्रकार की बात करते हैं एक डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं। देखिए गति है वो एक सीधी रेखा में भी, देखिए अगर हम बात करें कोई वस्तु यहां से इस दिशा की ओर जा रही है, कोई वस्तु यहां से इस दिशा की ओर जा रही है, कोई वस्तु यहां से इस दिशा में जा रही है, या कोई वस्तु यहां से इस दिशा में जा रही है, इसका सीधा सा तात्पर्य हुआ कि जो आपकी वस्तु है वो एक सरल रेखा, ये एक क्या है, सरल रेखा है। यदि आपकी कोई रखी हुई वस्तु या पिंड, हम कहते हैं यहाँ कोई वस्तु या आपका कोई पिंड या आपका कोई कण है, उसकी स्थिति मान लीजिए ये ए कोई वस्तु या कण रखा हुआ है, वो हो सकता है कि यहाँ बी, यहाँ में सी, ये डी और ये हम क्या मान लेते हैं ई। यानी एक स्थान से इन रस्तों से होते हुए मान लीजिए इन रेखा पर, यानी रेखा के अनुदिश यदि गति करते हैं, एक सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं, तो वो गति आपकी क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति। सीधा सा मतलब है कि जब सरल रेखा की क्या हो रही हो, अनुदिश गति हो रही हो, तब वो क्या कहलाती है, सरल रेखीय गतियां कहलाती हैं। प्रत्येक का वर्णन भी करेंगे। यादृच्छिक गति होती है, देखिए जो यादृच्छिक गतियां होती है वो इस तरह से, यानी किसी भी प्रकार से उसमें मूवमेंट हो सकता है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी, यानी कि जो टेढ़ी मेढ़ी गतियां आपको दिखाई देगी,
ये जो होती है ये कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। वास्तव में एक प्रकार की स्थानांतरित या सरल गति का ही रूप माना जाता है। टेढ़ी मेढ़ी गतियां होती है वो आपकी कहलाती है यादृच्छिक गतियां, यानी अनियमित गति। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनियमित। कैसी गतियां, अनियमित जो गतियां होती है वो यादृच्छिक गतियां कहलाती है। वर्ताकार गति, देखिए एक निश्चित वर्ताकार पथ बना होता है, उसके केंद्र बिंदु से उस वर्ताकार पथ के चारों ओर जब कोई वस्तु चलती है तो उस वर्ताकार पथ पर जब कोई गति होती है निश्चित, उस पथ पर यदि गति हो रही है उस गति को हम क्या बोलते हैं, वर्ताकार गति। यदि इसके सेंटर पॉइंट से होती तब तो हम उसको कह देते घूर्णन। इसके अक्ष के मध्य यानी बाहर के वर्त पर होती तब तो वो क्या कहलाती है, वर्ताकार। और यदि इस एक्स से की वजह से एक्स या जो आपका घूर्णन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, मुख्य एक्स से यदि वस्तु कोई गति कर रही है तो उसको हम घूर्णन गतियां कह देते हैं। आवर्त गति और आपकी घूर्णन गति, वर्ताकार गतियां और घूर्णन गतियां दोनों एक जैसी महसूस होती है लेकिन वास्तव में एक जैसी नहीं होती। आवर्त गति होती है जब मान लीजिए, आवर्त का मतलब होता है कि कोई चीज पैगाम में यहाँ तक गई वापस आई, यानी कि आगे पीछे किसी कोई मध्य अवस्था होती है उस अवस्था के आगे पीछे गति करती है तो उसको हम कहते हैं, या जो गति दोहराई जाती है। देखिए इसके आगे पीछे यानी कि मतलब ये हुआ, यदि वस्तु की ये गति दोहरान हो रहा है यानी क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तब तो वो आपकी क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। और जब मध्य स्थिति के मध्य यदि कोई बल कार्य करता है, इस मध्य स्थिति पर क्या करता है, यदि कोई बल कार्य करता है और उस बल के प्रभाव से कोई गति होती है, यानी कि वो गति को संतुलित रहना रखना चाहती है लेकिन वो बल के प्रभाव से उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, यानी उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है, या उसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं, दोलन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी गति को हम क्या सी गति कहते हैं, कंपन गतियां, या क्या कहते हैं, दोलनी गतियां कहते हैं। तो ये मुख्य गतियां होगी जो लगभग प्रश्न यहाँ से आते हैं कि सरल रेखीय गति के उदाहरण, सीधा सा उदाहरण पूछ लेते हैं कि किस प्रकार की गति है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं सरल रेखीय गति, देखिए कई बार आपको स्थानांतरित गतियां भी नाम से देखा हुआ मिल जाएगा। सरल रेखीय गति का मतलब है एक निश्चित दिशा में सरल रेखा के जो अनुदिश गति होती है, यानी कि उसकी दिशा भी क्या होती है, ये जैसे सरल रेखा है या उसकी इस दिशा है तो इसकी क्या है दिशा, और जो गति करने की स्थिति है एक निश्चित दिशा में सरल रेखा के अनुदिश जो गति होती है उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति। पिंड के सभी कण समान वेग से गति करते हैं। इस गति की एक खासियत ये रहती है कि पिंड के ऊपर जो वेग लग रहा है वो वेग भी क्या होता है, समान वेग से क्या करती है, गति करती है, उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति। देखिए ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर, सीधी सड़क पर वाहनों की गति, लंबे पाइप में गेंद की गति, कदम ताल करती हुई जो सैनिक की टुकड़ियां हैं वो एक सीधी रेखा में क्या करते हैं, गतियां करते हैं, उसको कहते हैं सरल रेखीय गति। और भी हम जैसे उदाहरण कर सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए गाड़ी का सड़क पर दौड़ना, यदि ये प्रश्न आता है कि गाड़ी का सड़क पर दौड़ना तो इसमें किस प्रकार की गति है, तो यहां हम क्या नहीं कह सकते कि सरल रेखीय गति है। ये आ सकता है कि गाड़ी का सड़क पर दौड़ने का मतलब है एक सीधी सड़क पर गाड़ी का दौड़ना क्या कहलाता है। यदि यहाँ आगे ऑप्शन लिखा हो जाता है कि एक सीधी रेखा में एक सीधी सड़क पर, तब हम कहते हैं कि उसके अंदर गति है वो एक क्या है, सरल रेखा के अनुदिश गतियां हो रही है। इसका मतलब वो क्या हो गया, अगर मान लो गाड़ी का सड़क पर दौड़ना आ गया तो वहां पर आपका हो जाता है वक्रीय गतियां भी कह सकते हैं, वहां आपकी वक्रीय गति भी हो सकती है, वहां आपकी वर्तीय भी हो सकती है, क्योंकि अगर वर्ताकार पथ पर अगर सड़क है तो वो वर्तीय गति भी करेगी। एक वक्र के रूप में कार्य कर रही है तो वक्रीय गति का नाम भी दे दिया जाता है। इसलिए सीधा सा उदाहरण देखने पर पता चलना चाहिए कि सीधी रेखा में जब एक रेखा के अनुदिश गतियां होती है वो आपकी सरल रेखीय गतियां कहलाती है। लंबे पाइप में गेंद की गति, कदम ताल करती हुई जो सैनिक की टुकड़ियां एक साथ चलती है, कदम ताल करती होती है तो एक सीधी रेखा में चलते हैं, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट 2 नंबर टाइप पे आता है एक समान त्वरित सरल रेखीय गति की समीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल आपको क्या ध्यान रखना है, इन समीकरणों के फॉर्मूले याद रखने हैं कि जब एक समान त्वरित गति से सरल रेखा में गति करती है तो उसके लिए सामान्य समीकरण आपसे बार बार पूछ ली जाती है कि क्या है, कि एक समान त्वरित सरल रेखीय गति की समीकरण। यानी कि यहाँ पर 3 समीकरण मुख्य रूप से कहते हैं। ये होता है फर्स्ट समीकरण v बराबर u प्लस में at, दूसरा होता है s बराबर u स्क्वायर 1/2 at स्क्वायर, तीसरी होती है v स्क्वायर बराबर ut प्लस में 2as। देखिएगा जो ये है पहली, ये लगभग हमें किसका मान निकालने के कार्य में आती है, वेग का मान निकालने के कार्य आती है। ये दोनों ही हमें दूरी का निर्धारण करवाती है, दोनों ही वस्तु की दूरी का निर्धारण कराने वाली होती है, दूरी का आसानी से निर्धारण कर सकते हैं। प्रथम द्वितीय नियम जब होते हैं तीनों के द्वारा हम रख कर देख सकते हैं कि कितना त्वरण है, त्वरण भी निकाल सकते हैं, दूरियां भी निकाल सकते हैं। तो इन तीनों सूत्रों का यूज करते हैं। u आपका प्रारंभिक वेग होता है, v आपका क्या होता है, अंतिम वेग होता है, और a आपका क्या है, त्वरण है, s आपका विस्थापन या क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, जब वस्तुएं ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गति करे। यानी कि जब त्वरित सरल रेखीय गति है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है यदि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, ये आपका कोई क्या है, पिंड है, और ये पिंड स्वतंत्रता रूप गिर रहा है, तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। और उसके प्रभाव से यदि गति की समीकरण आपसे पूछी जाए तो v बराबर u प्लस में gt, h बराबर ut प्लस में 1/2 gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2gh होता है। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, h है, वो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की क्या होगी, ऊंचाई। g आपका क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और इसका निश्चित मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। एक चीज और ध्यान करना भी, मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज मैंने लिखवाया था, इससे पहले हमने बल वाले टॉपिक की बात की थी, तो वहां मैंने एक चीज लिख दी थी, उसको आप विशेष तौर से ध्यान करना भी। पलायन वेग, उस चैप्टर में हमने पलायन वेग था, वो पलायन वेग हमने क्या लिखा था, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वहां किलोमीटर प्रति हॉर लिख दिया गया था गलती से, तो आप इसको भी ध्यान रखना भी। यानी कि वस्तुओं को नीचे से वापस ऊपर भेजने के लिए, वस्तुओं को नीचे से, किसी पिंड को नीचे से वापस ऊपर भेजने के लिए हमें इस गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत एक बल लगाना पड़ता है। उस बल को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग। और ये जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का जब हम वेग लगाते हैं तो वस्तु है वो क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाती है और क्या चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में भेजने के लिए हमें एक पलायन वेग की आवश्यकता होती है, जिसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप देखिएगा ये दोनों समीकरण, टी यहाँ क्या होता है, दोनों के अंदर टी का मतलब होता है समय अंतराल, कितने समय में, यानी एक टी समय होता है। तो इस आधार पर हम इन तीनों समीकरणों से नोमेरिकल जो आते हैं वो नोमेरिकल निकालने में तीनों समीकरण हमारी क्या करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं यादृच्छिक गतियां, देखिए अनियमित पथ पर अनियमित जो गतियां होती है, यानी इनका पथ है वो निश्चित नहीं होता, जैसे मैंने अभी भी बात की थी, अनियमित पथ पर अनियमित जो गतियां होती है वो गतियां आपकी क्या कहलाती है, यादृच्छिक गतियां या अनियमित गतियां कहलाती है। देखिए इन गतियों को टेढ़ी मेढ़ी गति, जिगजैग गति या ब्राउनी गति भी कहते हैं। ये तीनों ही अच्छे नाम हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति, जिगजैग गति और ब्राउनी गति। इस ये नाम आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, जिगजैग या ब्राउनी गति भी कहते हैं। देखिए पिंड के कण का वेग व दिशा निरंतर हमेशा क्या रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, यानी वेग और दिशा दोनों ही क्या होती है, आपकी बदलती रहती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस स्थान से यहाँ तक वस्तु आई तो इनका जो दिशा है वो भी बदल गई और इसका वेग और यानी इसकी दिशा है वो दोनों बदल जाते हैं। यहाँ v1 है या v2 हो सकता है या v3 हो सकता है, यानी वेग और दिशा इन दोनों क्या होती है, लगातार परिवर्तित होती है। और कण का जो औसत वेग है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, यादृच्छिक गति के अंदर कण का जो औसत वेग शून्य भी होता है। औसत वेग क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है।
औसत वेग क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, यानी कि विस्थापन भी यहाँ शून्य हो सकता है, औसत वेग भी क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो आपका विस्थापन भी क्या है, शून्य हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कण का औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, धातुओं में इलेक्ट्रॉन की गति, गैसों की गतियां, गर्म करते समय पानी के कणों की जो गतियां होती है, ये सारी की सारी कौन सी गतियां कहलाती है, आपकी यादृच्छिक गतियां कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ताकार गति। देखिए वर्ताकार गति की जब हम बात करते हैं, एक स्थिर बिंदु के चारों ओर, यानी कि एक आपका निश्चित ये वर्त बना होता है, एक निश्चित एक स्थिर बिंदु के चारों ओर वर्ताकार पथ पर, ये जो एक निश्चित बिंदु बना है, इसके जो चारों ओर का जो ये वर्ताकार पथ है, इस वर्ताकार पथ पर जब कोई गति होती है, केवल और केवल किस पर, इस वर्ताकार पथ पर जब गति होती है, मान लीजिए ये कोई वर्ताकार पथ है, इस पथ पर यदि गति होती है तो उस गति को हम क्या कहते हैं, आपका वर्ताकार गति कहते हैं। चारों ओर वर्ताकार पथ पर अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होने वाली जो गति होती है वो आपकी कौन सी गति कहलाती है, क्योंकि जब हम वर्ताकार पथ पर गति करते हैं तो हमें उस पथ पर संतुलन बनाने हेतु क्या काम करता है, एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, अभिकेंद्रीय फोर्स कार्य करता है, जो क्या होता है Fc बराबर mv²/r होता है। और जब इसमें ये जो आपका क्या है केंद्र, ये हमेशा किसकी ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल है वो केंद्र की ओर लगता है, कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है। तो यहाँ पर एक त्वरण भी काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि वेग की दिशा परिवर्तित, जिससे वस्तु में अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ये मान लीजिए इसमें दिशा लगातार क्या होगी, बदलेगी, एक बार ये दिशा हो सकती है, एक बार ये दिशा हो सकती है, ये भी दिशा हो सकती है। तो इन्हीं इनकी दिशा जब चेंज होती है तो इस पर एक अभिकेंद्रीय त्वरण भी कार्य करता है, जिसको हम लिखते हैं AC बराबर Fc/m या v²/r से भी कह सकते हैं। देखना उदाहरण देखना, कोल्लू के बेल की गति और चक्री के झूले का घूमना, रस्सी से बंधे पत्थर को घुमाना, ये विशेष प्रकार की आप वर्ताकार गति कर सकते हैं। इसी प्रकार से दौड़, वर्ताकार पथ पर दौड़ता खिलाड़ी ना, वर्ताकार पथ पर दौड़ता खिलाड़ी, ये चीज भी आप क्या है ध्यान में अच्छे से रखना है, वर्ताकार पथ पर दौड़ता खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं आवर्त गति, आवर्त गति देखिए किसी पिंड द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ पर क्या जाती है, दोहराई जाती है, आवर्ती गति कहते हैं। यानी किसी पिंड पर क्या होता है, किसी पिंड पर द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ पर दोहराई गई गति, या हम कह सकते हैं पुनरावर्ती, क्या है, किसी पिंड द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ पर यदि गति की पुनरावृत्ति होती है, मान लीजिए ये कोई पथ है, इस पथ से यहाँ तक जाती है और वापस यहाँ तक आती है, यानी उसमें पुनरावृत्ति हो रही है, गति दोहराई जा रही है, तब हम उसको कहते हैं आवर्त गतियां। ध्यान रखना, या किसी एक्स पर, या बार बार इसका समय क्या होता है, निश्चित होता है। किसी एक्स के, मान लीजिए ये एक्स है, इस एक्स के चारों ओर अगर गति हो रही है, वो अपना क्या करती है, देखिए वास्तव में आवर्त गति है, एक वृत्तीय गति के रूप में दिखाई देती है। ध्यान करना, ग्रहों की जो घूर्णन गति और परिक्रमण करने की जो गतियां होती है, ग्रह घूर्णन और परिक्रमण काल होता है, तो वो गतियां क्या कहलाती है, जैसे घड़ियों की सुइयों के द्वारा जो गति की जाती है वो किस गति कहलाती है, आवर्ती गति। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो किस गति के उदाहरण है, आपके आवर्ती गति के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा सरल आवर्ती गति। देखिए आवर्ती गति के साथ साथ आपको ध्यान रखना है सरल आवर्त गति। देखिए एक आवर्ती गति कहलाती है, जो सरल आवर्ती गति होती है वो किसका रूप होती है, एक आवर्ती गति का ही क्या रूप होती है, आवर्ती गति कहलाती है। पिंड एक सरल रेखा के हमेशा अनुदिश आगे पीछे जब गति करता है, कोई पिंड है, ये मान लो कोई पिंड है, एक सरल रेखा के आगे पीछे गति करता है, तब हम उसको कौन सी गति कहते हैं,
एक सरल आवर्ती गति कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो सरल आवर्ती गति होती है वो सरल आवर्ती गति के उदाहरण है जो आपके झूले की गति होगी, सरल जो लोलक या घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी गति होगी, आकार की नली में पानी की गति। ध्यान रखना, ये यू आकार की नली है, ये यू आकार की नली, यानी इस प्रकार की आपकी जो नली होती है और इसके अंदर हम क्या भर दें, द्रव भर दें, तो जो द्रव गति करता है उस द्रव की जो गति होती है वो आपकी कौन सी कहलाती है, आवर्त गति, यानी सरल आवर्त गति कहलाती है। ये द्रव वाले उदाहरण हैं आवर्त गति के हैं। और सरल आवर्त गति का मतलब किसी माध्य स्थिति की अगर बात करते हैं वो अलग होता है। और एक पिंड पर अपने पथ पर वो गति को बार बार क्या करती है, दोहरान करती है, तब उस गति को हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहा जाता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण आपसे सीधे से पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, दोलन। दोलन या कंपन। देखिए जब कोई पिंड निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है, देखिए आप एक प्रकार से क्या होगी, सरल आवर्त गति की भांति दिखाई देती है, दोलन करता है। तो यहां देखना, जो दोलन गति है वो आवर्त गति होती है, लेकिन आवर्त गति क्या नहीं होती, दोलन नहीं होती। देखिए दोलन या कंपन वास्तव में एक प्रकार का क्या है, आवर्त गति है, लेकिन आवर्त गतियां क्या नहीं होती, दोलन या कंपन गतियां नहीं होती। देखिए मध्य अवस्था के इर्द गिर्द होने वाली जो गति है उस गति को हम क्या कहते हैं, आपकी दोलन या कंपन गति कहते हैं। इनके उदाहरण यहाँ ये देखिए सेम उदाहरण से ही लिए जा रहे हैं। घड़ी के पेंडुलम की गतियां, स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, द्रव में लकड़ी के गुटके की जो गति होती है, मान लीजिए इस प्रकार की जो गति होती है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका औसत वेग है और जो औसत विस्थापन है वो क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ एनर्जी लॉस भी हो सकता है, एनर्जी लॉस भी हो सकता है और यहाँ पर एनर्जी का लॉस भी हो सकता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये स्थिति होती है यहाँ पर स्थित ऊर्जा आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन मध्य स्थिति में आपकी कौन सी ऊर्जा ज्यादा होती है, तो गतिज ऊर्जा है वो मध्य स्थिति पर सबसे ज्यादा होती है। जब कण मध्य अवस्था में होता है तो बाहरी जो बल लगता है वो बल आपका क्या होता है, यदि शून्य है, लगने वाला जो बाहरी बल है वो शून्य है, तो कण आपका क्या हो जाएगा, नियत हो जाता है। देखिए कणों को मध्य अवस्था से विस्थापित करने पर बाह्य बल के कण को संतुलन में लाने का प्रयास करता है, जिससे उसमें दोलन या क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि देखिए जो बाहरी बल है जब तक कार्य नहीं करता तो वस्तु की स्थिति के आगे पीछे वो वस्तु हिल नहीं सकती, उसको आगे पीछे गति करवाने के लिए हमें बाहर से एक बल देना पड़ता है। तो वो बल क्या करता है, जो कण है उस कण को, देखिए बाह्य बल कण को संतुलन में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है, और इसी संतुलन के दौरान उसमें क्या हो जाती है, कंपन या दोलन उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि कंपन की बात करें तो कंपन का उदाहरण देखना, सितार, जो आपका सितार है, अब उस सितार का जो हम बात करते हैं, सितार की जो तार होते हैं उन तारों के अंदर जो कंपन गतियां होती है, उसी प्रकार से यदि हम बात करें ढोल है, जब ढोल से आवाज उत्पन्न होती है तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है। जैसे ढोलक है या अन्य जो वस्तुएं हैं जिनके अंदर देखिए कंपन उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे अपना कान है उसमें भी एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, आपके दोलन या कंपन गति के। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं गति के नियम, देखिए गति के नियमों की बात करें उससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं। देखिए गति जब होती है उस गति के लिए हमें क्या चीज चाहिए, देखिए एक तो गति के अंदर आपका क्या होता है, गति के अंदर देखिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, वो चीज हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहती है। जब आप किसी कोई वस्तु गति करती है, उस गति के अंदर ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करता है, तो देखिए दिशा क्या होना जरूरी है, दिशा, एक चीज तो ये है। दूसरा हमें क्या चाहिए, दूरी, ठीक है। तीसरा हमें क्या चाहिए, विस्थापन, और फिर होता है आपका वेग, और फिर होता है आपका त्वरण। ये चीजें देखिए गति के अंदर इंपॉर्टेंट रहती हैं, दिशा, दूरी, विस्थापन, वेग और त्वरण। देखिए दूरी का मतलब क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी। दूरी क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है,
ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा, दिशा, दूरी, विस्थापन और आपका क्या ध्यान रखना है, चाल, ये चीज ध्यान रखना। दूरी का मतलब है, अब ध्यान करना, सबसे पहले हम बात करते हैं चाल की। देखिए, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी। अब देखिए, दूरी दूरी चाल होगी। अब चाल है एकांक समय में तय की गई जो आपकी दूरी होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब देखिए, विस्थापन है। विस्थापन क्या है, वेग में जो विस्थापन होता है आपका, विस्थापन का मतलब ये होता है, विस्थापन से तात्पर्य क्या होता है, विस्थापन का मतलब है, देखिए यहाँ से कोई वस्तु यहाँ तक विस्थापित होती है और विस्थापन वापस यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। तो विस्थापन का मतलब है जो वस्तु के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है, वो विस्थापन आपका क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। एक हम विस्थापन की बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे वेग है, यानी वेग है वो वस्तु जो इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ए से किस में, बी में परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि उसमें विस्थापन के साथ साथ जो वस्तु को एक स्थान से उसके अंदर एक वेग भी कार्य करता है। तो गति के लिए वेग का भी हम यूज करते हैं। साथ ही साथ देखिएगा, उसके अंदर त्वरण का भी महत्व होता है। जब गति की हम बात करते हैं तो गति के अंदर त्वरण का भी महत्व होता है। और त्वरण में भी क्या होता है, एक तो आपका त्वरण होता है और एक आपका क्या होता है, मंदन होता है। ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या है, किसके लिए, गति के लिए। क्या है, दिशा, क्या देखना, जो आपका पिंड है या जो आपकी क्या है, वस्तु है, वस्तु और जो पिंड है उसकी दिशा, उसकी दूरी, उसकी चाल, उसका विस्थापन, वेग, त्वरण और नियत जो समय है या जो समय अंतराल है, वो भी आपका इस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये देखिएगा, समय अंतराल, ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, आपकी दूरियों पर डिपेंड करती हैं, दूरियों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो गतियां क्या है, गतियों के प्रमुख प्रकार कौन से हो गए। अब हम जो बात करेंगे, इन विशेष पॉइंट के आधार पर हमें समझना है कि गति है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, उसकी दिशा का ज्ञान, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, समय अंतराल, तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो आवश्यक है गति के लिए। उससे बाद हम पढ़ेंगे गति के जो प्रमुख नियम हैं, यानी जो गति करती है उनके नियमों का हम अध्ययन करेंगे। और ये जो नियम है, ये नियम कहलाते हैं न्यूटन के नियम, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इनका अध्ययन है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ साथ, ठीक है। तब तक साथियों, जब क्लास देखने के बाद अपना आप एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, व्यू जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ये जो भी आप जरूर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।